हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल ज्ञानम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आज अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो अपना दूसरा टॉपिक है, इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती। इससे पहले अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहां पे अपन ने जीओसी में अच्छे खासे इंडक्टिव इफेक्ट या फिर रेजोनेंस या फिर हाइपरकंजुगेशन, एरोमेटिसिटी ये सब जान लिया था। अब जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है अपना बहुत ही अच्छा पार्ट है। इसको बोलते हैं अपन हिंदी में मध्यवर्ती बोलते हैं और इंग्लिश में इसको इंटरमीडिएट बोला जाता है और शॉर्ट में इसको आईएम बोला जाता है। इस पार्ट के पढ़ने का पीछे का कारण क्या है? एक कारण है कि मान लीजिएगा अपन कोई सी भी अभिक्रियाएं पढ़ते हैं तो वहां पे अपने पास जो क्रिया कारक होते हैं वो क्रिया कारक आपस में मिलते हैं और उत्पाद बना लेते हैं। ये अपन आने वाले अभिक्रियाओं में पढ़ेंगे कि अपने पास जो क्रिया कारक होगा वो आपस में क्या बना लेता है? उत्पाद बना लेता है। अपने को वहां पे ये देखना पड़ता है कि यहाँ पे जो क्रिया कारक है, ये जो क्रिया कारक है क्या ये डायरेक्ट उत्पाद बना लेता है क्या? ये चीज देखनी है कि जी नहीं, ये यहाँ पे क्रिया कारक डायरेक्ट उत्पाद नहीं बनाता है। इसके बीच में एक ऐसी स्पीशीज बनती है जो क्या करती है, उत्पाद कौन सा बनेगा या कौन सा नहीं बनेगा इसको डिसाइड करती है और उसी स्पीशीज को बोलते हैं अपन मध्यवर्ती या फिर इसको अपन इंटरमीडिएट बोलते हैं। अभिक्रिया के बीच में इसका निर्माण होगा और इसकी खास बात ये होगी कि ये बहुत कम स्थायी होती है, बहुत कम स्थायी होती है। ऐसा मान सकते हैं कि इनका जो लाइफ टाइम है, इनका जो लाइफ टाइम है या जो समय रहता है वो बहुत कम रहता है। अगर समय की बात करें तो 10 की पावर माइनस 6 सेकंड तक ही अपना जीवन जी सकती है। कौन? मध्यवर्ती। अर्थात अपन बोल सकते हैं कि अगर अपने को अभिक्रिया करनी है और क्रिया कारक से अपने को उत्पाद बनाना है तो उस उत्पाद को डिसाइड कौन करेगा? अपने पास मध्यवर्ती बन करेगा। अभिक्रिया के बीच में एक ऐसा इंटरमीडिएट बनेगा जो ये सारी की सारी डिसाइड करेगा कि कौन सा उत्पाद मुख्य उत्पाद होगा और कौन सा जो मुख्य अल्प उत्पाद होगा, जिसे मेजर उत्पाद या फिर माइनर उत्पाद भी या प्रोडक्ट बोल सकते हैं। यहाँ से अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है, अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक की कहानियां जो होती है इन्हीं में चलती है। मेनली जो बेसिक है पूरी की पूरी ऑर्गेनिक में अपन ज्यादातर देखने को जो मिलता है, देखा जाए तो सारे इंटरमीडिएट मिलते हैं। इन इंटरमीडिएट की खास बात क्या होती है? इन मध्यवर्तियों की खास बात है कि यह सारे के सारी जो स्पीशीज होगी वो अभिक्रिया के बीच में बनेगी और वही डिसाइड करेगी कि उत्पाद होगा क्या। यहाँ पे अपने पास जो पहला मध्यवर्ती है, अपने पास जो पहला मध्यवर्ती है वो है अपना कार्ब केटाइन या फिर इसको कार्ब धनायन भी बोल सकते हैं। कार्ब केटाइन बोलो या फिर धनायन बोलो, बात एक ही है। ध्यान दीजिएगा इधर कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई कार्बन है और ये C+ है, अगर इस पे धनात्मक आयन है तो अपन उस स्पीशीज को बोलेंगे कार्ब केटाइन। और अगर यहाँ पे दूसरा जो मध्यवर्ती है अपना है कार्ब एनाइन, अब इसे बोलेंगे यहाँ पे कि एनाइन का मतलब यहाँ पे ऋणायन भी बोल सकते हो आप कि ये ऋणायन ही है, लेकिन इसको एनाइन इंग्लिश में बोला जाता है। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर अगर माइनस चार्ज नेगेटिव आवेश आ गया तो वो कौन सा मध्यवर्ती हो जाएगा? वो हो जाएगा अपना कार्ब एनाइन। जो थर्ड वाला मध्यवर्ती होगा उसे अपन मुक्त मूलक या फिर रेडिकल इंटरमीडिएट बोलेंगे। यहाँ पे कार्बन के ऊपर अगर मुक्त मूलक बन जाए तो समझ लेना हो कि वहां पे जो मध्यवर्ती बन रहा है वो क्या बन रहा है? मुक्त मूलक बन रहा है। जबकि जो फोर्थ है अपना वो है कार्बिन, और कार्बिन का फॉर्मूला ये होता है कि कार्बन CH2 अगर अपने को देखने को मिल जाए तो इस स्पीशीज का नाम है कार्बिन। और यहाँ पे अगला जो है 5 नंबर का वो है अपने पास नाइट्रीन। नाइट्रीन में R नाइट्रोजन होता है और इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। और लास्ट वाला है अपने पास, ये होता है अपने पास बेंजाइन। और बेंजाइन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि बेंजीन के साथ इसमें एक और पाई बंध पाया जाता है, ये अपने पास हो जाता है बेंजाइन। ये बेंजाइन की स्ट्रक्चर हो गई। इन सारे के सारे में खास बात ये होगी
कि ये जो मेनली अपने पास कार्बिन, नाइट्रीन और जो बेंजाइन है, ये अपने पास पूरे के पूरे पहले से बने बनाए नहीं दिए जाते हैं, अपने को अभिक्रिया के बीच में बनाने पड़ते हैं और फिर डिसाइड करेंगे कि होगा क्या। इसके बाद में अपने को ये पढ़ना है, तो अपना जो पहला पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अपन कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे अपने पास जो फर्स्ट वाला है वो है अपने पास कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन को आप कार्बोदेनाइन भी बोल सकते हो, कार्बोकेटाइन को कार्बोदेनाइन भी बोल सकते हो। ये बनता कैसे है इस चीज को देखेगा कि मान लीजिएगा यहाँ पे कोई मेथिल, यहाँ पे मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, इसको आप RX भी ले सकते हो। यहाँ पे R क्या है, एल्किल ग्रुप है, दोनों ही बात सेम हो जाएगी कि RX भी ले सकते हो, और मैंने R की वैल्यू CH3 ले रखी है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो ये X है ये उच्च विद्युत ऋणता होती है, या फिर यहाँ पे फ्लोरीन हो या फिर यहाँ पे क्लोरीन हो। अगर मेरे पास कार्बन से कोई X समूह जुड़ा हुआ है, मान लीजिएगा फ्लोरीन जुड़ा हुआ है या क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और इसकी विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा है। अगर इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है तो यहाँ पे बंध का विषमांगी विखंडन होगा, तब यहाँ पे पूरे के पूरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट के एक स्पीशीज पे जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता ज्यादा हुआ तो X पे क्या आ गया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए, और जैसे इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके गया तो इस पे कौन सा आवेश आ गया, धनात्मक आवेश, और साथ में क्या निकल गया अपने पास, X माइनस निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो अपने पास ये जो X निकला है, ये जो X निकला है ये किससे निकला है, कार्बन से। तो अपने पास यहाँ पे कार्बन पे कौन सा आवेश आ गया है, धनात्मक आवेश आ गया है, और इसी धनात्मक आवेश को बोलेंगे अपन कार्बोकेटाइन बोलेंगे, इसी धनावेश को अपन बोलेंगे कार्बोकेटाइन बोलेंगे। अपने को इस तरह से बनाना है कि यहाँ पे अपने पास जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होना चाहिए वो जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है विद्युत ऋणता का मतलब क्या है, बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींच के ले जाना है। क्या होती है अपने पास, कौन क्या होता है, विद्युत ऋणता होती है। अपने पास यहाँ पे कार्बोकेटाइन का निर्माण हो चुका है एल्किल हैलाइड से, इसको एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं, या फिर X को अपन हैलाइड भी बोल सकते हैं। और हैलाइडों की जो होती है विद्युत ऋणता वो ज्यादा होती है। अगर विद्युत ऋणता की बात करें अपन, तो यहाँ पे अपने पास जो फोन होता है FONCl, सबसे ज्यादा फोन की विद्युत ऋणता होती है, फिर ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर अपने पास क्लोरीन की। यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे हैं जो अपने पास सारे के सारे जो उदाहरण है, एक नंबर यहाँ पे इसको 2 दे देता हूँ, यहाँ पे 3 और इसको यहाँ पे 4। इन चारों के चारों उदाहरण की खास बात ये होगी कि सभी के सभी में कौन सा आवेश है अपने पास, धनात्मक आवेश है। इस पे भी धनात्मक आवेश है, इसमें भी धनात्मक, और इसमें भी धनात्मक आवेश है। ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास यहाँ पे 2 कार्बन वाला मुक्त मूलक, सॉरी यहाँ पे 2 कार्बन वाला कार्बोकेटाइन है, तो इसे बोलेंगे अपन इथाइल कार्बोकेटाइन। 2 कार्बन वाला है तो इसे अपन इथाइल कार्बोकेटाइन बोलते हैं। इसको अपन 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन भी बोलते हैं, लेकिन अगर इसका नाम देखा जाए तो टी का मतलब ट्रसरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है। इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, ट्रसरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन होगा। जबकि ये अपने पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वाले कार्बोकेटाइन को अपन नाम देते हैं एलाइल कार्बोकेटाइन। और इस कार्बोकेटाइन की खास बात क्या है कि इसमें रेजोनेंस है पाई सिग्मा, और यहाँ पे धनात्मक आवेश। इसकी खास बात होगी कि इसमें क्या होगा, अनुनाद होगा। जबकि अपने पास यहाँ पे CH2, अगर CH इस पे धनात्मक आवेश आ गया तो इसे बोलते हैं अपन विनाइल कार्बोकेटाइन बोलते हैं, इसको अपन विनाइल कार्बोकेटाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे अपने को सिर्फ बेसिक जानकारी ये हुई कि कार्बोकेटाइन है क्या और किस तरह से बनाएंगे। सीधी सी बात है, इसको बनाने के अलग अलग मेथड होते हैं, लेकिन आपने को सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि अगर अपने पास स्पीशीज पे धनात्मक आवेश आ रहा हो तो समझ लीजिएगा कि वहां पे कार्बोकेटाइन का निर्माण हो चुका है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है अपने पास कार्बोकेटाइन के गुण या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के कौन कौन से गुण होंगे, तो पहला गुण है इसका
कि 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, मतलब इसके वैलेंस शेल में या संयोजकता की बात कर ली जाए, इसके वैलेंस शेल में या संयोजकता में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इसका अष्टक क्या है? इनकम्प्लीट है या अष्टक अपूर्ण है, ऐसा बोल सकते हैं। इसका जो अष्टक होगा वो क्या होगा? अपने पास अपूर्ण होगा। दूसरी चीज देखेगा कि कैसे पता लगा अपने को कि इसके वैलेंस शेल में अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखेगा इधर कि यहाँ पे मेरे पास 3 बंध बना रखे हैं, किसने? हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ एक एक बंध। तो एक बंध में बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है? अपने पास 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है। तो अपने पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी अपने पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन था उसको सामने वाला ले जाने के बाद ही इस पे कौन सा आवेश आ गया? इस पे धनात्मक आवेश आ गया। ध्यान से देखेगा, एक बंध को बनाने के लिए, एक बॉन्ड को बनाने के लिए अपने को 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यही तो बोला है मैंने कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी, मतलब इसके वैलेंस शेल या संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अर्थात अपने भी बोल सकते हैं कि इसका जो अष्टक होगा वो क्या होगा? अपूर्ण होगा। अगर यहाँ पे अष्टक अपूर्ण हो, अगर अष्टक अपूर्ण होता है तो वो किसकी तरह व्यवहार करती है? वो करती है इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करती है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यही है जिसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी के बारे में बात हो रही है तो वहां पे अपने पास उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल या फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलेंगे। तीसरा चीज है कि इसका संकरण जो होगा वो sp2 होगा और इसकी जो आकृति होगी, इसकी जो आकृति या संरचना होगी वो अपने पास समतल त्रिकोणीय होगी। और ये कहाँ पे काम आता है? ये कहाँ पे बनता है? कार्बोकेटाइन ये बनता है विलोपन अभिक्रियाओं में बनता है। दूसरा योगात्मक अभिक्रियाओं में बनता है, जिसे अपन एल्केन की योगात्मक अभिक्रिया या फिर एल्काइन की योगात्मक अभिक्रिया, यहाँ पे दोनों ही पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स में। तब पता लगेगा कि वहां पे अपने पास जो मध्यवर्ती बनता है वो अपने पास कार्बोकेटाइन बनता है। यहाँ पे अपने पास बनने वाला जो होगा वो इंटरमीडिएट क्या होगा? कार्बोकेटाइन होगा। तीसरी जो अभिक्रिया होगी वो SN1 अभिक्रिया होगी। इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन, या फिर इसको हिंदी में बोल सकते हो आप एकक अणु अभिक्रिया, एकक अणु अभिक्रिया बोल सकते हो, SN1 अभिक्रिया को। तो यहाँ पे अपने पास क्या मिलेगा? यहाँ पे अपने पास कार्बोकेटाइन मिलेगा। आज अपन बोल सकते हैं कि विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन, दूसरा है एडिशन और तीसरा है SN1 रिएक्शन में अपने को क्या मिलेगा? कार्बोकेटाइन मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसमें संकरण की बात कर रहा हूं मैं, इसकी संकरण की बात कर रहा हूं। तो अपने पास इसकी आकृति जो होगी वो क्या होगी? समतल त्रिकोणीय होगी। इसकी आकृति जो होगी वो समतल त्रिकोणीय होगी। अर्थात इसकी आकृति को बनाए तो पी कक्षक बनेगा इस तरह से, और अपने पास जो ये आकृति होती है वो इस तरह से बनती है। अपने पास जो आकृति होती है समतल वो इस तरह से बनती है। धनात्मक आवेश जो रहेगा इस पी ऑर्बिटल या पी कक्षक में अपने पास क्या पाया जाएगा? धनात्मक आवेश रहेगा। धनात्मक जो रहेगा वो आवेश रहेगा। और यहाँ पे अपने पास जो ये आकृति जो होती है ये होती है अपने पास समतल त्रिभुजीय आकृति की बात हो रही है, त्रिभुजीय आकृति की बात हो रही है। तो यहाँ पे अपने पास जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा CH2+, या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि अपने पास यहाँ पे CH3 और ये मेरे पास प्लस बना है। तो कितने सिग्मा बंद हो गए इसमें? इसमें सिग्मा बंद हो गए अपने पास 3 सिग्मा बंद हो गए, और सिग्मा बंद 3 सिग्मा बंद है तो इसका संकरण क्या हो जाता है? इसका संकरण अपने पास sp2 हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कार्बोकेटाइन का जो संकरण होगा वो क्या होगा? दूसरी चीजें है कि ये जो धनात्मक आवेश हो ये कौन से कक्षक में रहेगा? तो ये अपने पास रहेगा पी कक्षक में। यहाँ पे अपने पास पी कक्षक में कौन सा आवेश रहेगा? धनात्मक आवेश रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा
कि आगे होता क्या है। यहाँ पे अपने पास कार्बोकेटाइन देख रखे हैं। अब कार्बोकेटाइन को यूज कहाँ पे करेंगे। अब मैंने बोला है कि अगर अभिक्रिया के मध्यवर्ती में कार्बोकेटाइन बनते हैं और कार्बोकेटाइन को बनाने के पहले बाद में या फिर पहले से अपन अगर रिएक्शन दे रखी हो और कार्बोकेटाइन का निर्माण करना हो, तो मैंने बोला है कि जो कार्बोकेटाइन या मध्यवर्ती होता है, आप मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट की बात करो तो यही डिसाइड करते हैं कि अभिक्रिया में अपने पास जो उत्पाद होगा वो उत्पाद बनेगा क्या। तो अपने पास यहाँ पे स्पीशीज दे रखी है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है और ये पूछ रखा है स्थायित्व। और स्थायित्व किसका पूछ रखा है इसने, कार्बोकेटाइन का स्थायित्व पूछ रखा है कि अपने पास एक कार्बोकेटाइन है, इसका स्थायित्व क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर अपने को कार्बोकेटाइन का स्थायित्व देखना है तो एक सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। वो सीक्वेंस से अपने पास की पहला तो अपने को देखना पड़ेगा कि कोई सा भी कार्बोकेटाइन अगर एरोमेटिक तो नहीं है ना। अगर वो कार्बोकेटाइन एरोमेटिक है तो समझ लीजिएगा सबसे ज्यादा स्थायित्व उसका ही होगा। फिर दूसरा प्रभाव देखना है अपने को अनुनाद, या फिर आप इसे भी बोल सकते हो मेसोमेरिक प्रभाव। दूसरा ये देखना है मेसोमेरिक प्रभाव या अपने को अनुनाद देखना है। तीसरा जो देखना है वो देखना है अपने को अतिसंयुग्मन या फिर इसे अपन बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं, ये देखना है। और लास्ट में देखना है फिर अपने को इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव जिसे बोलते हैं, ये देखना है। इसी क्रम में अपने को क्या करना है, यहाँ पे इसी क्रम में अपने को इसका स्टेबिलिटी या स्थायित्व देखना है किसका, कार्बोकेटाइन का। पहले ये धनात्मक आवेश आ रहा था तो लगा नहीं था कि धनात्मक आवेश क्या होगा, लेकिन इसको अपन कार्बोकेटाइन बोलते हैं। और अपना जो पहला क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखेगा, ये अपने पास कार्बोकेटाइन है और अगर यहाँ पे CH3 समूह जुड़ा हुआ है, इसमें भी CH3, इसमें भी CH3 जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप 2 CH3 कर लीजिएगा। यहाँ पे अपने पास 2 CH3 समूह जुड़े हुए हैं। इसको मैंने वहां पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बोला था। इसका भी कारण है, अगर आपको स्थायित्व की पूछ लिया जाए तो कारण तो यह था डिग्री कार्बोकेटाइन का बोलने का कि ये जो वाला कार्बन है 3 कार्बन से अटैच है, तो समझ लीजिएगा ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा। और ये यहाँ पे 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा। और ये यहाँ पे अगर अपने पास 1 कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा। इसके बाद देखेगा स्थायित्व पूछ रखा है इसने, तो एरोमेटिक है नहीं, इसमें अनुनाद है नहीं, तो इसमें क्या मिलेगा अपने को अतिसंयुग्मन और इंडक्टिव इफेक्ट होगा। लेकिन प्रायोरिटी किसको देते हैं अपन, प्रायोरिटी देते हैं अपन पहले रेजोनेंस को, फिर H को, फिर यहाँ पे I को, और आज एरोमेटिसिटी को भी अपन प्रायोरिटी देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने पास अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इस कार्बन से अटैच है तो अल्फा हाइड्रोजन होंगे 3, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे 3, और अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे यहाँ पे 3। और साथ ही साथ प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है। इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है अपने पास, प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है। यहाँ पे भी अपने पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे टोटल 6, और दोनों का प्लस आई इफेक्ट, और इसका क्या लगेगा प्लस आई इफेक्ट। और यहाँ पे अपने पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे 3, और यहाँ पे अपने पास प्लस H प्रभाव भी लगेगा, और अपने पास प्लस I प्रभाव भी लगेगा। इसमें दोनों ही प्रभाव नहीं लगेंगे, न तो प्लस लगेगा न सेकंड न H लगेगा, प्लस I लगेगा और नहीं क्या लगेगा प्लस H लगेगा। अब अपने को इसका स्थायित्व बताना है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 इफेक्ट काम कर रहे हैं, एक तो प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है और एक हाइपर कंजुगेशन या अतिसंयुग्मन इफेक्ट या प्रभाव काम कर रहा है। लेकिन अपन रिजल्ट किसके बेस पे निकालेंगे, वो निकालेंगे अपन अतिसंयुग्मन के बेस पे, क्योंकि अतिसंयुग्मन जो रखता है वो क्या रखता है, पावर ज्यादा रखता है, और इसका एक तरह से ये अनुनादी होता है, इसलिए इसकी पावर जो होती है वो ज्यादा होती है। तो यहाँ पे स्थायित्व निकालेंगे कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसका स्थायित्व उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे स्थायित्व की बात करेंगे तो फर्स्ट का हो जाएगा
यहाँ पे फर्स्ट वाले का, फिर इसके बाद सेकंड वाले का, फिर यहाँ पे थर्ड वाले का, यहाँ पे फोर्थ वाले का। ये किसका ऑर्डर आ गया अपने पास? स्थायित्व का या स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ चुका है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अपने को एरोमेटिकता और अनुनाद देखने को नहीं मिला है। कार्बोकेटाइन का स्थायित्व कैसे निकाला अपन ने? अतिसंयुग्मन या प्रेरणिक प्रभाव के बेस पर अपन ने क्या निकाल दिया है? कार्बोकेटाइन का स्थायित्व निकाल दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरे वाले क्वेश्चन में बोल क्या रखा है इसने कि दूसरे वाले क्वेश्चन में बोल रखा है कि अपने पास पीएच का मतलब फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और फेनिल ग्रुप का फॉर्मूला होता है C6H5। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे फेनिल ग्रुप ट्वाइस है, थ्राइस है, तो 3 फेनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ पे 2 फेनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं और ये यहाँ पे 1 फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर देखा जाए अपने पास तो पीएच का होल थ्राइस प्लस अपने पास पीएच का होल ट्वाइस CH प्लस और अपने पास पीएच और यहाँ पे CH2 प्लस ये दे रखा है और पूछ रखा है कि इसका स्थायित्व क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यह इस फेनिल समूह को अपन इस तरह से बनाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि फेनिल जो होता है ये वाला होता है और इसे कौन अटैच है अपने पास? कार्बन अटैच है। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन है और इसे कितने फेनिल जुड़े हुए हैं? 3 फेनिल जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अपने पास 3 बेंजीन रिंग लगानी पड़ेगी। ये इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होगी। इसकी बात करूं मैं तो यहाँ पे अपने पास ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन और ये यहाँ पे अपने पास जो स्ट्रक्चर लगानी पड़ेगी अपने को वो 2 लगानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे फेनिल कितने समूह है? 2 है। और अपने पास CH2 की बात करूं मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फेनिल ग्रुप लगा हुआ है और अपने को अब इनका स्थायित्व बताना है कि इसका स्थायित्व होगा क्या, ये बताना है अपने को। तो मैंने बोला है कि स्थायित्व देखने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? एरोमेटिसिटी देखो कि क्या कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, फिर दूसरा अनुनाद देखेगा, फिर तीसरा अतिसंयुग्मन देखेगा, फिर फोर्थ क्या देखेगा? इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव देखेगा। इसके बाद में आगे देखेगा यहाँ पे अपने पास इन तीनों का स्थायित्व क्रम पूछ रखा है कि इनका स्थायित्व क्रम क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला है कि अगर एरोमेटिसिटी है तो वो ज्यादा स्थायी होगा। तो एरोमेटिसिटी तो है सभी में, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इनमें इसमें 1 2 और ये अपने पास जो 3 है, इनमें खास बात क्या होगी कि इनमें रेजोनेंस है। इसमें क्या उपस्थित है? अनुनाद उपस्थित है। और अनुनाद उपस्थित कैसे है इस चीज को भी देखेगा कि अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिखूं, यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं तो मेरे पास पाई सिग्मा और यहाँ पे क्या जाएगा? धनात्मक आवेश है। तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो इसकी कितनी अनुनादी संरचना बनेगी? एक बेंजीन रिंग की कितनी बनती है? 5। तो टोटल बेंजीन रिंग कितनी हो जाएगी? 3। तो 3 की कितनी बनेगी टोटल अनुनादी जो संरचना होगी वो अपने पास बनेगी 15 और इसमें अनुनादी संरचना बनेगी वो 10 बनेगी और इसमें अनुनादी संरचना जो बनेगी वो अपने पास 5 बनेगी। और मैंने बोला है कि जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, जितना ज्यादा अनुनाद होगा, उसका स्थायित्व उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसमें अनुनाद क्या होता है? ज्यादा। इसमें भी अनुनाद क्या होता है? ज्यादा। सॉरी, इससे कम होता है और इससे सबसे कम आता है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर जाएगा अपने पास कि सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो फर्स्ट होगा, इसके बाद में सेकंड होगा और जो थर्ड वाला होगा वो सबसे कम स्थायी या कम से सबसे कम स्थायी होगा। यहाँ पे अपने पास इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है, वो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को दे सकता है कि मान लीजिएगा C6H5 का होल थ्राइस कार्बोकेटाइन दे सकता है या फिर C6H5 का होल ट्वाइस CH कार्बोकेटाइन दे सकता है या C6H5 या फिर CH2 का कार्बोकेटाइन दे सकता है। तीनों के तीनों क्वेश्चन एक ही है, सिर्फ अंतर इतना सा है कि इनमें समझने का फर्क है कि अपने पास जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। तीनों के तीनों क्वेश्चनों का एक ही है। ये तीन टाइप के क्वेश्चन घुमा घुमा के दे सकता है, इसलिए अपने को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रखा है इस क्वेश्चन में करना अपने को क्या है, ये चीज अपने को आनी चाहिए। इसके बाद में आगे देखेगा यहाँ पे अपने पास
फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसको, मान लीजिएगा इसको सेकंड, और इसने भी क्या पूछा है, स्थायित्व पूछा है। इसने भी क्या पूछा है, स्थायित्व पूछा है कि इसमें और इस कार्बोकेटाइन दोनों में, इसको नाम दे देता हूं 1 और इसको नाम दे देता हूं मैं 2, दोनों में स्थायित्व किसका ज्यादा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन है तो यहाँ पे देखते ही पता लग गया कि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और इसमें 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं। तो इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, एक तो लगेगा X प्लस H प्रभाव और एक लगेगा प्लस I प्रभाव। लेकिन अपन रिजल्ट किस बेस पे निकालेंगे, अपन रिजल्ट निकालेंगे किस बेस पे, अतिसंयुग्मन या फिर हाइपर कंजुगेशन के बेस पे निकालेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट को कम प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी 6, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अपने पास कितनी होगी, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 3 होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पे क्या है इसके पास लोन पेयर है, और ये लोन पेयर इधर रेजोनेंस में जा सकते हैं, इधर अपने पास कहाँ जा सकते हैं, ये रेजोनेंस में जा सकते हैं। और इसी रेजोनेंस के जाने की वजह से अब ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास जो सेकंड वाला हो जाएगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा किससे, फर्स्ट से। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि अपन को सीक्वेंस में देखना है कि पहले एरोमेटिक देखना है, फिर उसके बाद अनुनाद हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखना है, फिर इसके बाद में अपने को अतिसंयुग्मन देखना है, फिर इसके बाद में अपने को इंडक्टिव इफेक्ट देखना है। अगर पहले जो मिल जाता है पावर उसी की चलेगी, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि इन चारों में जो पहले आएगा उसी की चलेगी, वो बोलेगा वही होगा। तो यहाँ पे देखेगा कि एल्किन है, मेरे पास भी क्या है, यहाँ पे एल्किन दी हुई नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसके पास प्लस I इफेक्ट भी लग रहा है और इसका प्लस H भी लग रहा है। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, इसमें 2 हो गई, जबकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अपने पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 0 होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अनुनाद होगा, यहाँ पे होगा क्या, अनुनाद होगा। कैसे पता लगा, पाई सिग्मा और धनात्मक आवेश, इस वजह से यहाँ पे जैसे अनुनाद होगा तो स्थायी किसका ज्यादा हो जाएगा बंधुओं, फर्स्ट वाले का स्थायित्व ज्यादा हो जाएगा किससे, सेकंड वाले से। क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, अनुनाद हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का स्थायित्व क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा सेकंड वाले से, क्योंकि फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, अपने पास अनुनाद हो रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं, ये अपने पास बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिएगा सेम आ रहा है, अगर यहाँ पे CH3 है यहाँ पे, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये CH3, ये अपने पास CH3 और ये H और ये अपने पास प्लस हो गया। ध्यान दीजिएगा, मैं इसका नामकरण कर रहा हूँ 1 2 और ये यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। अब इसका क्या बताना है अपने को, स्थायित्व का ऑर्डर बताना है, सभी का सभी क्या बताना है, स्थायित्व का क्रम बताना है कि सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा, ये चीज अपने को बतानी है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे वापिस प्लस I इफेक्ट लगेगा, लेकिन अपन इसके बेस पे रिजल्ट नहीं निकालते हैं। इसके बेस पे रिजल्ट निकालेंगे, अपन निकालेंगे हाइपर कंजुगेशन या अतिसंयुग्मन के बेस पे। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हो गई 6, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 3, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 0। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अपने पास पाई सिग्मा और धनात्मक आवेश, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने पास अनुनाद हो रहा है। क्या हो रहा है बंधुओं, यहाँ पे अपने पास ये जो अनुनाद हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्थायी कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास फर्स्ट वाला, फिर इसके बाद सेकंड वाला, क्योंकि इसमें अनुनाद तो नहीं है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 6, इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3, इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 0। तो इसका स्थायित्व का जो क्रम आएगा वो आएगा अपने पास फर्स्ट, फिर इसके बाद सेकंड, फिर इसके बाद थर्ड और इसके बाद अपने पास 4। ये किसका ऑर्डर आ गया, स्टेबिलिटी, या फिर इसे बोल सकते हो यहाँ पे स्थायित्व का क्रम बोल सकते हो। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस बेस पे निकाल रहे हैं अपन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सारा का सारा खेल जो हो रहा है वो जीओसी का हो रहा है। अगर अपने को जीओसी आ रही है तो अपने को इनसे घबराने वाली कोई बात ही नहीं होगी, चाहे कैसे भी क्वेश्चन दे दे, अपन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पे देखिएगा कि अपने पास फर्स्ट है, ये मेरे पास सेकंड कार्बोकेटाइन है, और ये मेरे पास क्या है यहाँ पे थर्ड है। और अब बताना क्या है, इसमें अपने को स्थायित्व का क्रम बताना है कि कौन सबसे ज्यादा स्थायी होगा। तो ध्यान दीजिएगा इस वाले में क्या हो रहा है, रेजोनेंस, वापस क्या हो रहा है, अनुनाद हो रहा है। तो इसकी अनुनादी संरचना बनेगी अपने पास 2, और इसमें क्या हो रहा है, अनुनाद नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 6, और प्लस इफेक्ट भी लगेगा दोनों को। लेकिन किसको प्रायोरिटी देंगे, अपन देंगे हाइपर कंजुगेशन को। लेकिन इसे बेंजाइल बोला जाता है, और इसमें क्या हो रहा है, पाई या फिर पाई सिग्मा और धनायन या कार्बोकेटाइन। तो इसमें क्या हो रहा है, अनुनाद हो रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें यहाँ पे अनुनादी संरचना बनाएंगे अगर इसकी, तो टोटल अनुनादी संरचना कितनी बनेगी, सिर्फ 2। और अगर इस बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं बनाएंगे तो टोटल अनुनादी संरचना बनेगी अपने पास 5 अनुनादी संरचना बनेगी। कितनी अनुनादी संरचना बनेगी अपने पास, 5 अनुनादी संरचना बनेगी। जबकि यहाँ पे क्या लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन या अतिशय युग्मन। और मैंने बोला क्या है कि जिसकी जितनी अनुनादी संरचना बनती है उसका स्थायित्व उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा बंधुओं कि यहाँ पे किसका ज्यादा स्थायी होगा, थर्ड वाले का ज्यादा हो जाएगा, फिर फर्स्ट वाले का, और फिर लास्ट वाला होगा सेकंड। ये किसका स्थायित्व हो जाएगा अपने पास, तो ऊपर क्वेश्चन दिया गया है उसका स्थायित्व हो जाएगा कि ऊपर कौन सा क्वेश्चन दे चुके हैं अपन। तो इस तरह से अपन इस तरह के क्वेश्चनों को निकालेंगे और इनका आराम से आंसर दे देंगे। इसके बाद में ये बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चन है, दोनों के दोनों क्या है अपने पास अच्छे खासे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का देखने को मिलता है। आमतौर पे छोटे एग्जाम जो होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। ये आईआईटी या नीट में आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा कि सभी में क्या दे रखा है, कार्बोकेटाइन, इसमें भी कार्बोकेटाइन और इसमें भी कार्बोकेटाइन। इसका नामकरण कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 2 और ये अपने पास क्या हो जाएगा 3, नामकरण कर दिया। अब अपने को इसका स्थायित्व देखना है। तो स्थायित्व देखने के लिए सीक्वेंस एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए। ये एरोमेटिक नहीं है तो फिर किससे निकालेंगे, अनुनाद से। अनुनाद है क्या, अगर अनुनाद नहीं होगा तो फिर क्या इसमें अतिसंयुग्मन है क्या, अगर अतिसंयुग्मन भी नहीं हुआ तो फिर किसके बेस पे रिजल्ट निकालेंगे, अपन निकालेंगे इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव के बेस पे अपन क्या निकालेंगे, अपना रिजल्ट निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इधर यहाँ पे CH3 समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, मतलब प्लस H प्रभाव भी लग रहा है और प्लस I प्रभाव भी लग रहा है। लेकिन पाई सिग्मा और धनात्मक आवेश इस कार्बन पे है, धनात्मक आवेश, तो इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस भी हो रहा है और अतिसंयुग्मन भी हो रहा है। जबकि इसमें चलो यहाँ पे पाई सिग्मा और धनात्मक आवेश, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, अनुनाद ही हो रहा है। और इसकी बात करें तो यहाँ पे CH2 समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कौन सा CH2 समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका प्लस H या प्लस I प्रभाव भी लगेगा। अगर आप इसको प्लस H या प्लस H प्रभाव भी लगेगा किसमें, थर्ड वाले में। तो ध्यान दीजिएगा इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है और इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, इन दोनों में स्टेबल कौन सा होगा। लेकिन यहाँ पे अपने को फायदा ये हो रहा है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अगर निकाले यहाँ पे तो 2 आ जाएगी। इस वाले कार्बन में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और इस वाले यहाँ पे 2 तो यहाँ पे हो गए, टोटल अगर देखा जाए तो टोटल कितनी हो जाएगी अपने पास, 5 हो जाएगी। किसकी, इस कार्बन की। इस कार्बन में अगर काउंट करें तो सेम चीज को अपन को डिसाइड ही नहीं करना है, क्योंकि फिर अपने को ये वाला कार्बन भी काउंट करना पड़ेगा। लेकिन आप अपन ऊपर से देख के बता देंगे, क्योंकि सेम चीज दोनों में है तो सेम चीज कभी रिजल्ट डिसाइड नहीं करती है। तो यहाँ पे इसको ही मानता हूं मैं कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो अपना जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और ये अपने पास हो जाएगा थर्ड। ये तीनों किसका ऑर्डर आ जाएगा, ये अपने पास ऑर्डर आ जाएगा बनने वाले कार्बोकेटाइन का। किसका ऑर्डर आ जाएगा, बनने वाले कार्बोकेटाइन का ऑर्डर आ जाएगा। बंधुओं आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन करने अपने को और किस तरह से इनका आंसर देना है।
इसके बाद में ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अपने को एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है, इस चीज को देखिएगा। अगर मैं इसका नाम दे रहा हूं फर्स्ट, और इसको नाम दे रहा हूं सेकंड, और इसको नाम दे रहा हूं थर्ड, यहाँ पे मेरे पास CS2 प्लस है, और ये मेरे पास थर्ड मेंबर रिंग या 3 सदस्य वाली रिंग है। तो इसको अपन नाम देते हैं प्रोपाइल कार्बोकेटाइन भी बोलते हैं, या फिर इसको मिसलिनियस कार्बोकेटाइन भी बोलते हैं। कि इस कार्बोकेटाइन का क्या नाम होगा, मिसलिनियस। तो ये क्या हो जाता है, ज्यादा स्थायी हो जाता है। ज्यादा स्थायी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो पाई बंद है और ये जो पाई बंद है, ये पाई बंद में क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है, घनत्व वो क्या होता है, फैल जाता है। कहाँ फैल जाता है, ये पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व फैल जाता है। यहाँ पे 3 मेंबर रिंग या मिसलिनियस, इसे कार्बोकेटाइन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कितने रिंग लगी हुई है, 3। तो इस 3 में क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैलेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैलने की वजह से इस कार्बोकेटाइन को चाहिए क्या, इसको इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए। अरे स्थायी तो होने के लिए इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए। तो क्या कर रहे हैं, 3 रिंग इसको इलेक्ट्रॉन देगी, तो सबसे ज्यादा स्थायी किसका हो जाएगा, इसका। क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन ही है। यहाँ पे कितना है, 3 यहाँ पे 3 रिंग है, और यहाँ पे कितनी रिंग है, 2 ही रिंग है। जबकि यहाँ पे कितनी है, 1 ही रिंग है। तो यहाँ पे अपने पास स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, फर्स्ट की ज्यादा हो जाएगी, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की। क्योंकि यहाँ पे जितनी ज्यादा रिंगे हैं, 3 मेंबर रिंगे, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगी, या इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करेगी, फैलाएगी। और फैलाने से होगा क्या, कि ये जो कार्बोकेटाइन है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होने की वजह से इसको क्या मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। इसको क्या मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। इसके बाद में ये क्वेश्चन देखेगा कि ये क्वेश्चन है क्या अपने पास। तो यहाँ पे अपने पास पहला क्वेश्चन दे रखा है इसने, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, फिर यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, फिर फोर्थ दे रखा है। अब पूछ क्या रखा है इसने, वापिस स्थायित्व तो पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है इसने, स्थायित्व तो पूछ रखा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, सभी में देखिएगा ये सेम चीज मिल रही है, बेंजीन और CS2 प्लस सभी में सेम मिल रहा है। मतलब सेम रिजल्ट जो होगा, ये सेम जो चीज होती है वो रिजल्ट डिसाइड नहीं करती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पे NO2 समूह का कौन सा इफेक्ट लगता है, -R इफेक्ट। ये मेटा पोजीशन में है तो क्या इफेक्ट लगेगा, -I इफेक्ट। और सॉरी ये इफेक्ट और तो स्थिति पे तो -R इफेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, इसका क्या होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो जो होगा वो अपना होगा फर्स्ट वाला। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो होगा अपना फर्स्ट वाला। क्यों, क्योंकि इसमें रेजोनेंस में जा रहा है और कोई सा भी ग्रुप खींचने वाला नहीं लगा हुआ है। इसके बाद में अपना जो होगा वो होगा सेकंड वाला स्थायित्व। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेटा पोजीशन पर हमेशा कौन सा प्रभाव काम करेगा, वो करता है अपना इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो सही, लेकिन इतना नहीं खींच पाएगा, और इसके पास पहले से क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसके बाद में अपना जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा थर्ड। अब इसकी बात कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, ये NO2 क्या लगा हुआ है, पास में लगा हुआ है। NO2 पास में लगने की वजह से क्या करेगा, इसको बहुत ही ज्यादा अस्थायी कर देगा, जबकि ये थोड़ा सा दूर है तो इसको टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉनों को खींचने में। तो अपना जो होगा वो सेकंड वाला, और फिर अपना जो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, और सबसे लास्ट में हो जाएगा फोर्थ वाला। सबसे लास्ट में जो होगा वो अपना हो जाएगा फोर्थ वाला ऑर्डर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कैसे करने और कैसे नहीं करने। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे करवा दिए मैंने पहले, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये क्वेश्चन क्या है अपने पास, बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के बारे में बताता हूं कि इस क्वेश्चन में है क्या। इस क्वेश्चन में होगा क्या, यहाँ पे अपने पास CS3 समूह जुड़ा हुआ है। यहाँ पे अपने पास क्या जुड़ा हुआ है, CS3 समूह जुड़ा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको फर्स्ट नाम दे रहा हूँ, इसको सेकंड नाम दे रहा हूँ, और इसको थर्ड नाम दे रहा हूँ, तो क्या होगा, बच्चे किस तरह से क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को,
कि यहाँ पे कितने समूह देने वाले हैं। यहाँ पे अपने पास प्लस आए 3 3 2 2 समूह देंगे, ये भी देगा। यहाँ पे भी कितने समूह देने वाले हैं, यहाँ पे 3 3 आए 3 3 प्लस आए समूह देने वाले होंगे। जबकि यहाँ पे तो सिर्फ एक CH3 क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है। तो इसका ऑर्डर क्या कर देंगे, इसका ऑर्डर कर देंगे अपन थर्ड, और फिर इसका ऑर्डर 2 और इसका ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट। ये ऑर्डर कर देंगे, क्योंकि कैसे करेंगे कि यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे ये, तो ये जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है ये क्या हो जाएगा, ज्यादा स्थायी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, थर्ड को ज्यादा स्थायी कर देंगे, सेकंड को फिर कम, फिर फर्स्ट को सबसे कम। लेकिन ये ऑर्डर उनका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों हुआ है, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। बारीकी से कंपाउंडों की अपने को क्या करनी है, पहचान करनी है। मतलब देखना है कि ये कंपाउंड जाना पहचाना लग रहा है, या फिर इस कंपाउंड में जो दिया हुआ है वो क्या चीज दी हुई है, इस चीज को देखना है अपने को। कहने का मतलब सीधा सा है कि अपने को छुपा हुआ राज देखना है। अगर अपन ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो कंपाउंडों के बीच में जो छुपा हुआ राज है उसको देख लीजिएगा, अपने को अच्छी खासी ऑर्गेनिक आ जाएगी, अपन आसानी से क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें यहाँ पे प्लस एच प्रभाव लग रहा है, इसका भी प्लस एच प्रभाव लग रहा है, और यहाँ पे अपने पास प्लस एच प्रभाव नहीं लग रहा है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच होगा ना, उसी को काउंट करेंगे। इन दोनों को काउंट नहीं करते हैं किसमें, अल्फा हाइड्रोजन में। तो सिर्फ और सिर्फ इस वाले कार्बन को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। और यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ही नहीं है, क्योंकि इस कार्बन के पास तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। तो यहाँ पे अपने को ये छिपा हुआ राज पता लग गया है। अब अपन इसका ऑर्डर आराम से लगा सकते हैं। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा, उसका स्थायित्व उतना ही क्या होगा, ज्यादा। तो अपना जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, फिर इसके बाद में यहाँ पे अपने पास सेकंड, और फिर इसके बाद में अपना जो आंसर होगा वो हो जाएगा थर्ड। और पहले कौन सा लगाया था अपन ने, उल्टा लगा दिया था, और ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अपने को यहाँ से अच्छे खासा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और अपन आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। बस अगर अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में जो थ्योरी है वो क्या बोल रही है उसको समझो। अगर आप पढ़ रहे हो कि अपन को पढ़ना कैसे है, तो पढ़ना है तो अपने को चीजों को बारे में समझना है। ऐसा नहीं है कि पढ़ के ही उस चीज को रट्टा मार लिया। तो अपन यहाँ पे कंपटीशन पढ़ रहे हैं, अपन आसानी से केमिस्ट्री के क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखेगा। अपना जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सी एल्कीन का अधिकतम स्थायी होगा। एल्कीन दे रखी है, और मैंने बोला है कि अगर एल्कीन में आप लोगों को ज्यादा स्थायित्व निकालना हो तो सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो। अगर अल्फा हाइड्रोजन संख्या ज्यादा हो गई तो समझ लेना उतना ही उसका क्या हो गया, स्थायी हो गया। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इसने R2 दे रखा है, यहाँ पे भी R2 दे रखा है। कहने का मतलब ये R, ये R, ये यहाँ पे R, ये यहाँ पे R दे रखा है। और इस R को अगर मैं मेथिल ग्रुप मान लूं, तो अगर मैं इसको मेथिल या एल्किल ग्रुप मान लूं तो क्या दिक्कत होगी, क्या सभी को सेम मानना पड़ेगा। अगर यहाँ CH3 माना है तो इसमें भी अपन को CH3 मानना पड़ेगा, इसमें भी CH3, इसमें भी CH3 और इसमें भी CH3। ध्यान से देखेगा, इस डबल बॉन्ड को तो क्या नहीं करते अपन, काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 3 6। टोटल अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे 12 हो गई। यहाँ पे कितने जुड़े हुए हैं, 2 तो इधर 1 इधर। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे 9 हो गई। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। अब इसका ऑर्डर भी लगा देते हैं। इसने तो सिर्फ अधिकतम स्थायी पूछ रखा है, तो फर्स्ट वाला है सबसे ज्यादा स्थायी होगा। लेकिन अगर ऑर्डर की बात कर ले तो ऑर्डर भी लगा सकते हैं कि फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला और फिर फोर्थ वाला। क्यों होगा आंसर अल्फा हाइड्रोजन की वजह से होगा बंधुओं, कि इसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही क्या होगा, उसका स्थायी होगा। और किसका स्थायित्व की बात हो रही है, वो स्थायित्व की बात हो रही है, अपने पास एल्किन के स्थायित्व की बात हो रही है। तो ये अपना यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन होता है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्बेनाइन, और इसके बाद में पढ़ेंगे फिर मुक्त मूलक, फिर अपन कार्बिन,
फिर नाइट्रीन, फिर अपन पढ़ेंगे बेंजाइन। फिर जैसे मध्यवर्ती कंप्लीट होता है फिर रिएक्शन मैकेनिज्म या फिर अभिक्रिया क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इतना सही है। अगर कोई भी कमी रह गई हो या फिर कहाँ पे छूट गया हो या फिर कहाँ पे गलत हो गया हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, उसको वापस सुधारा जाएगा। और लाइक और कमेंट्स और शेयर कर दिया करो, क्योंकि लाइक और कमेंट शेयर करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और अगर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो समझ लीजिएगा कि अपन अच्छा कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।